मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक गांव की रहने वाली हूँ। मेरा एक देवर था। मेरे देवर बहुत धार्मिक और पढ़ा लिखा और हसीन भी था। उसकी शादी हो गई। शादी की रात मेरे देवरानी गायब हो गई। हर जगह तलाश किया लेकिन कहीं नहीं मिली। उसके बाद मेरे देवर की 2 और शादियाँ हो गई, लेकिन हर बार शादी की रात के वक्त देवरानी गायब हो जाती थी। सब परेशान थे। जब मेरे देवर की चौथी शादी हो गई और कमरे में कैमरा लगा दिया गया, आधी रात को सपने देखा कि हम गांव में रहते थे और हमारे गांव में कच्चे घर और ज़्यादातर गरीब लोग ही थे। हमारे गांव में कुछ साल पहले एक अजीबोगरीब हरकत हुई थी जिसमें आज तक कोई भूल नहीं सका। यह वाक़ कोई नहीं भूल सकता। मेरा देवर मोहन बहुत धार्मिक था। मेरा देवर बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा था। उसकी शादी वाली रात एक अजीबोगरीब हरकत हुई थी। देवर की शादी वाली रात कोई देवरानी को अगवा करके ले गया और उसके बाद देवरानी कहीं नहीं मिली। कोई नहीं जानता था कि देवरानी कहाँ गई और उसे कौन ले गया और कहाँ ले गया। घर वालों ने और देवर ने रो रो कर सब्र कर लिया। इस हरकत को 2 साल गुजर गए और जब घर वालों ने उसकी दूसरी शादी करने का फैसला किया और देवर की शादी शिवानी नाम की एक लड़की से हुई। शिवानी बहुत ही खूबसूरत थी और देवर के साथ बहुत खुश थी और मनो भी बहुत खुश था। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही शिवानी अचानक गायब हो गई, जैसे देवर की पहली शादी वाली रात हुई थी। इस बार सब लोग पूरी तरह से परेशान हो गए और देवर जी बहुत ज़्यादा परेशान कि उसके साथ क्या हो गया। मोहन की दूसरी पत्नी ऐसे कैसे गायब हो सकती है। शिवानी के घर वाले और हमारे घर वालों ने मिलकर उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मोहन ने फिर से इसे हादसा समझकर अपना लिया, लेकिन इस बार गांव वालों ने इसे किस्मत का फैसला नहीं बल्कि उसकी बदनसीबी समझा और पूरे गांव में मोहल्ले के खिलाफ तरह तरह की बातें होने लगी। शोर मचने लगा। कोई कहता कि मोहन पर उत्तरी साया है और वही मोहन का घर बचने नहीं दे रहा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मोहन खुद ही अपनी पत्नी को गायब करता है। मोहन एक पढ़ा लिखा सीधा साधा लड़का था। उसके बारे में ऐसी बातें सोचने को दिल नहीं करता था, लेकिन सच क्या है यह किसी को नहीं पता था। दूसरी पत्नी के गायब होने के बाद मोहन ने सब्र कर लिया। साथ जिस जगह पर रिश्ता लेने जाने सब लोग मना कर देते। मोहन ने 4 साल तक शादी नहीं की, लेकिन 4 साल के बाद हमारे पड़ोस के गांव से एक लड़की का रिश्ता आया जिसका नाम तनु था। वह लोग मोहन के साथ होने वाले वाक़े के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने तनु का रिश्ता मोहन के साथ तय कर दिया और हमारे घर वाले भी काफ़ी डरे हुए थे यह रिश्ता भी हाथ से न निकल जाए, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी शादी तय कर दी। शादी में गांव की किसी भी इंसान ने शामिल होने की ज़रूरत नहीं समझी। तनु मोहन की पत्नी बनकर हमेशा घर आ गई। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन सबके दिल में कहीं ना कहीं डर भी था कि तनु के साथ भी वह हादसा ना हो जाए जो मोहन की पत्नियों के साथ हुआ। तनु बहुत खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी। उसने मोहन और हम सबको दिल से अपना लिया था, लेकिन शादी के 2 महीने के बाद उसके कमरे में से एक चीख सुनाई दी। जब सब घर वाले दौड़कर कमरे में गए तो वहाँ पर तनु नहीं थी। उसके बाद तनु गायब हो गई और फिर कहीं नहीं मिली। सब घर वाले तनु को ढूंढते रहे, यहाँ तक कि पुलिस को भी बुलाया गया, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि वह कहाँ गई और तनु का भी वही अंजाम हुआ जो मोहन की दूसरी पत्नियों के साथ हुआ था। इस वाक़ये के बाद तो गांव वालों को 100% यकीन हो गया था कि मोहन पर ज़रूर कोई ऊपरी साया है और लोगों ने मोहन से मिलना और बात करना बंद कर दिया। बल्कि गांव से कुछ लोगों ने मिलकर फैसला कर लिया, मोहन और हम सबको इस गांव से निकाल देंगे, क्योंकि इस गांव में रहेंगे तो पूरे गांव को मुश्किल में डाल देंगे। तो फिर हम सबको इस गांव से निकाल दिया गया। हमने अपना पुराना घर बेचकर एक नया गांव में अपना घर ले लिया था। हम जिस गांव में शिफ्ट हुए थे उस गांव में गुनगुन नाम की एक लड़की भी थी। लड़की तो बिल्कुल कहा नहीं जा सकता था क्योंकि वह 35 साल की थी, लेकिन वह इतनी खूबसूरत थी कि 25 साल की लग रही थी। खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी थी। गुनगुन और मोहन की कहानी बिल्कुल गांव में थे। वहाँ गुनगुन पूरे गांव में बदनाम लड़की थी। गांव वालों ने गुनगुन के खिलाफ
अजीबोगरीब बातें कर रही थी कि जैसे उनके ऊपर काला साया है। लेकिन गुनगुन सीधी और मासूम सी लड़की थी जो पूरे गांव में बदनाम हो गई थी। गुनगुन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था कि जब उसकी शादी हुई तो शादी के दूसरे दिन ही गुनगुन का पति एक्सीडेंट में मर गया। वह विधवा होकर अपने घर आ गई। वह वाक्य के बाद लोगों ने उसे मनहूस है कह दिया और उसी के वजह से उसकी पति इस दुनिया से चला गया। 1-2 महीने यह बातें करने के बाद उसके बारे में यह बातें गांव वालों ने करनी बंद कर दी थी। उसके बाद गुनगुन के घर वालों ने उसकी शादी एक बहुत अमीर घर के लड़के से करी, लेकिन किस्मत को शायद यह भी मंजूर नहीं था और उसका दूसरा पति दिमाग की नस फटने की वजह से मर गया। गुनगुन बेचारी एक बार फिर से विधवा होकर अपने घर आ गई। इस बार गांव वालों ने उसको माफ़ नहीं किया। लोगों ने उल्टी सीधी बातें बनानी शुरू कर दी और बेचारी गुनगुन के लिए ज़िंदगी जीना मुश्किल हो गया। वह मॉडर्न और आज़ाद ख्यालों की लड़की थी और इस सब को अपना कसूरवार नहीं समझती थी। उस बेचारी का कोई कसूर नहीं था। ज़िंदगी मौत को भगवान के हाथ में होता है। इस वाक्य को 5 साल गुजर गए। फिर बहुत दिनों तक उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आया। अचानक एक दिन एक दूसरे गांव से उसके लिए रिश्ता आया और गुनगुन के घर वालों ने फ़ौरन हाँ कर दिया। गांव वालों की बातों की वजह से हाथ से रिश्ता ना निकल जाए, इसलिए उन्होंने गुनगुन की शादी कर दी। यह उसकी तीसरी शादी थी। उस पूरे गांव में यह मनहूस थी, इसलिए मुझे आए दिन गुनगुन के किस्से सुनने को मिलते थे। जब भी गुनगुन के बारे में सोचती तो मुझे उस हमदर्दी होती है। यह जो कुछ भी हो रहा था उसे गुनगुन का कोई कसूर नहीं था। शायद किस्मत में ही यही लिखा था। एक बार फिर वही हुआ जो होता आ रहा था। गुनगुन का तीसरा पति भी करंट लगने की वजह से मर गया और गुनगुन एक बार फिर से विधवा हो गई, लेकिन अपने मम्मी पापा के घर आ गई। इस हादसे के बाद गांव वाले गुनगुन से दूर रहने लगे। जहां भी गुनगुन को देखते गली बदल लेते। जहां तक कि गुनगुन अपने भाई बहन, अपने माता पिता भी गुनगुन को मनहूस समझने लगे। जिस तरह वह गांव वालों को मोहन के बारे में यह लगता था कि वह खुद अपनी पत्नी को गायब करता है, इसी तरह गुनगुन के बारे में भी सबको यही लगता था कि वह शायद अपने पत्नियों का कत्ल करती है। हमारे घर वाले जो कि उसे गांव में नए थे, इसलिए गुनगुन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। बस इतना ही जानते थे कि गुनगुन की 3 पतियों का डेथ हो गया। हमें भी अपने देवर की शादी करनी ही थी, इसलिए हमारे साथ ससुर मोहन का रिश्ता लेकर उसके घर गए। कोई उससे शादी नहीं करता तो इसलिए वह मोहन का रिश्ता देकर बहुत खुश हुए और उन्होंने हाँ कर दी। मोहन और गुनगुन की शादी तय हो गई। 3 दिन बाद दोनों की शादी हो गई। वह दोनों एक दूसरे की सच्चाई से वाकिफ़ नहीं थे, इसलिए गांव में सब लोग जानते थे गुनगुन के बारे में भी और मोहन के बारे में भी। गांव वाले बहुत खुश थे कि वह दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। गुनगुन के 3 पति मर चुके हैं और मोहन की 3 देवरानी भाग चुकी है और गांव वाले इस बात से खुश हैं कि यह लोग आपस में शादी कर रहे हैं। देखते ही अब पहले कौन मरता है और फिर सारी सच्चाई खुल जाएगी कि कसूरवार कौन है, मोहन या गुनगुन। अब पता चलेगा कि कौन कितना मनहूस है। मोहन और गुनगुन की शादी हो गई। अब देखते हैं कि पहले कौन मरता है, ताकि एक दूसरे की हकीकत का पता चल सके। मोहन शादी के बाद गुनगुन को अपने घर ले गया। गुनगुन जाकर कमरे में बैठ गई और मोहन बाहर मेहमानों के पास चला गया। गुनगुन कमरे में जाकर बैठ गई और उसका इंतज़ार करने लगी। गुनगुन काफ़ी देर तक कमरे में अकेली बैठी रही, मोहन का इंतज़ार करती रही, लेकिन मोहन अंदर नहीं गया। वह काम में व्यस्त था। 3 घंटे बाद काम से फ्री होकर वह कमरे में गया। कमरे में दाखिल होते ही वहाँ एक अजीब सी खुशबू का एहसास हुआ। हर तरफ से कमरे को बड़ी गुनगुन घूंघट लिए बैठी थी। मोहन मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और गुनगुन के थोड़े फासले पर जाके बैठ गया। गुनगुन का हाथ पकड़कर प्यार से कहा, आई एम सॉरी गुनगुन, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैं ज़रा मेहमानों में व्यस्त हो गया था। गुनगुन ने शर्माते हुए नज़र झुका ली और हल्की आवाज़ में बोली कि चलो कोई बात नहीं, आप देर से ही सही मगर आए तो। गुनगुन की बात सुनकर मोहन मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बोला, कैसी हैं आप? गुनगुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी ठीक हूँ। और आपका
कब तक घूंघट में रहने का इरादा है? क्या घूंघट नहीं उठाएंगी? गुनगुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं ऐसे घूंघट नहीं उठाऊंगी, पहले आप मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दीजिए। इस पर मोहन मुस्कुराया और अपनी जेब से हीरे की अंगूठी निकालकर गुनगुन को पहना दी। गुनगुन ने चेहरे से घूंघट उठा दिया और फिर दूध का एक गिलास मोहन को दिया। मोहन ने गुनगुन का ध्यान किया और दूध का गिलास लेकर पीने लगा, लेकिन दूध का एक घूंट लेते ही मोहन को दूध का थोड़ा एहसास अजीब लगा और उसने कुछ नहीं कहा और सारा दूध पी लिया। फिर मोहन ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे की लाइट बंद कर दी और वह दोनों एक ही बेड पर सो गए। फिर मोहन ने गुनगुन का हाथ पकड़ा, अपने होठों से लगाया और फिर मोहन ने मुंह खोला और गुनगुन का हाथ अपने मुंह में डालकर काटने लगा। गुनगुन चीखने ही वाली थी कि मोहन ने उसके मुंह पे अपना हाथ रख दिया, उसे चीखने से रोक दिया और बड़े बेदर्दी से अपने मुंह में लेकर खाने लगा। लेकिन गुनगुन के हाथ के खाते ही मोहन को एहसास हुआ कि गुनगुन के हाथ से खून नहीं निकल रहा है। गुनगुन के हाथ से खून क्यों नहीं निकल रहा है? गुनगुन ने जल्दी से हाथ छुड़ाया और धक्का देकर बेड से नीचे गिर गई और कमरे की लाइट ऑन कर दी। गुनगुन ने गुस्से से मोहन की तरफ देखा, जो कि बेड के नीचे पड़ा था। उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम कोई इंसान नहीं हो, एक आदमखोर हो जो इंसान का गोश्त खाता है। मोहन ने बौखलाकर गुनगुन की तरफ देखा। वह अपना राज खुल जाने की वजह से गुस्से में था। गुनगुन बोली कि तुमने अपनी पिछली 3 पत्नियों का कत्ल करके उसका गोश्त खाया है और उसकी लाश को गायब कर दिया है और लोगों को लगता है कि तुम पर ऊपरी साया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा भी गोश्त खाओगे? मोहन ने हंसती हुई गुनगुन की तरफ देखा, जो हंसते हुए उसकी तरफ देख रही थी। फिर मोहन ने बौखलाते हुए पूछा कि तुम कौन हो और मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो? गुनगुन घूरते हुए मोहन की तरफ देख रही थी और कहने लगी, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कौन हूँ, और अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो तुम यहाँ रहने के काबिल नहीं रहोगे। मोहन गुनगुन की बात सुनकर हैरान हुआ और अपनी उंगली काटते हुए बोला, तुम्हारे जिस्म से खून क्यों नहीं निकल रहा है? गुनगुन, मैं जानता हूँ कि तुम भी कोई इंसान नहीं हो, सच सच बताओ तुम कौन हो? गुनगुन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर उसने कहा कि तुमने ठीक सोचा है, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और आज तुम्हें चुड़ैल के हाथों अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाले हो। आज तक तुमने अपनी पत्नियों को मारा है, लेकिन अफसोस आज तुमको चौथी पत्नी के हाथों मरना पड़ेगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता गुनगुन का रंग बदलने लगा। वह खूबसूरत लड़की से एक चुड़ैल की रूप में बदल गई। बड़े बड़े दांत बाहर आ गए, उसके मुंह से खून टपकने लगा। उसे देखकर मोहन एक पल के लिए डर गया, फिर संभलकर बोला कि अगर मैं अपनी पत्नियों को मारकर उसका गोश्त खाया है तो तुम कौन सी दूध की धुली हो? तुमने भी अपने पतियों को मारकर उसका खून पिया है, लेकिन याद रखना तुम मेरा खून कभी नहीं पी सकोगी। वह चुड़ैल मोहन की बात सुनकर हंसती हुई बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे शादी तुम्हारी पत्नी बनने के लिए की है? मैंने तो शादी तुम्हारा खून पीने के लिए किया है, जैसे मैंने अपने बाकी पतियों का खून किया है। ऐसे ही इंसानों का खून पीकर ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। मेरे जिस्म में शैतानों की ताकत है और आज तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता। मोहन गुस्से से खड़ा हुआ और गुनगुन उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मोहन ने गुनगुन को जोर से धक्का दिया और गुनगुन फर्श पे गिर गई। मोहन गुस्से से बोला, तुम सोच रही हो कि तुम एक चुड़ैल हो और तुम्हारी ताकत मुझसे ज़्यादा है। मत भूलो कि मैं भी अपनी पत्नियों को मारकर जिंदा खाया हूँ। मैं एक आदमखोर हूँ और तुमने एक आदमखोर से पंगा लिया है। अब तुम खौफनाक मौत मरोगी। वह चुड़ैल अपने लंबे लंबे नाखून मोहन पर मारने लगी। वह दोनों बुरी तरह से लड़ रहे थे। फिर मोहन ने चुड़ैल को जोर से धक्का दिया और उस चुड़ैल ने जब उठकर मोहन को मारा, मोहन फर्श पे गिर पड़ा। फिर वह चुड़ैल लंबे लंबे नाखून के साथ मोहन की तरफ बढ़ी और मोहन के जिस्म पर बैठ गई। फिर उस चुड़ैल ने अपने दांत मोहन के पेट पर रखे और मोहन को काटने लगी। मोहन ने जोरदार खींचकर तमाचा चुड़ैल को मारा। चुड़ैल के बाल पकड़ लिया और हिम्मत करके खड़ा हुआ और उस चुड़ैल को मारने लगा। और फिर मोहन ने उसे पकड़ के बेड पर गिराया और उसने अपने दांत चुड़ैल की गर्दन पे रखे और चुड़ैल को काटने लगा। उसे चुड़ैल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की
और मोहन का हाथ पकड़कर अपने मुंह में लगाया और काटने लगी। चुड़ैल ने इतनी जोर से मोहन का हाथ काटा कि उसके जिस्म से अलग हो गया। मोहन और चुड़ैल 1 घंटे तक एक दूसरे से लड़ते रहे और एक दूसरे को मारते रहे। कभी मोहन और चुड़ैल को काटता तो कभी चुड़ैल मोहन को काटती। वह दोनों आपस में लड़ते रहे और लड़ते हुए दोनों थक चुके थे। मोहन ने आखिर में कैंची उठाकर उस चुड़ैल के सर पे मारा और वह चुड़ैल वहीं तड़प तड़प के मर गई। मोहन लड़ते लड़ते खुद भी थक चुका था, इसलिए खुद भी वहां गिर पड़ा। मोहन के जिस्म से हर तरह खून निकल रहा था और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह खून को रोक पाता या किसी को आवाज़ देकर कमरे में बुलाता। देखते ही देखते ज़्यादा खून बहने की वजह से वह मर गया। वह दोनों आदमखोर और चुड़ैल इस कमरे में पड़े रहे। अगली सुबह घर वालों को उसकी लाश मिली, लेकिन गांव वालों की आदमखोर और चुड़ैल से जान छूटी। यह हमारी गांव का सबसे भयानक और अजीबोगरीब वाक़या था, जिसे आज तक किसी ने भुला नहीं सका। और हम आज भी आदमखोर और चुड़ैल की एक कहानी सुनाकर हैरान होते हैं। लेकिन यह पूरी कहानी सुनने के बाद आप लोग यह सोचते होंगे, इस बात का कैसे पता चला, क्योंकि वह दोनों मर गए थे। जाहिर है उन दोनों में से किसी ने तो नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, पता चल सके इसलिए उस कमरे में कैमरा लगाया गया, जिसमें सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। इसलिए उन दोनों की कहानी पूरी दुनिया को पता चल गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।